हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 5 है, जिसके अंतर्गत हम हेनरीज लॉ को पढ़ने वाले हैं और जिसकी मैंने हिंट आपको प्रीवियस लेक्चर के 3rd पॉइंट में दे दी थी, कि लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है हेनरीज लॉ, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कंटेंट यदि हम डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो बहुत छोटी होती है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा गया है। लेकिन मैं आपसे ये भी बात कह दूँ कि जेई 2009 में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आया हुआ है स्टूडेंट्स, और इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में इसके एप्लीकेशंस अलग से कंटेंट रखते हैं जो लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को बना देते हैं स्टूडेंट्स। सो हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हेनरीज लॉ को भी पढ़ना होगा, उसके हेनरी कांस्टेंट को भी देखना होगा, उसके अफेक्टेड फैक्टर्स देखने होंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं और वो हमारे आसपास के सराउंडिंग में किस प्रकार से हमें अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उसकी प्लानिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से स्टेप वाइज कर पाएंगे। सो हेनरीज लॉ में हम यह देखेंगे कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्यों उन्होंने इसको किया, या उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उनका एम क्या था उसमें, वो पहले हम देखेंगे। उसके बाद इसका स्टेटमेंट देखेंगे। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसका स्टेटमेंट 2 फॉर्म में है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे होती है और एक बार राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में कोई एक फर्स्ट होता है, कुछ में सेकंड होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है उसको, तो वो हम कन्फ्यूजन इसमें दूर कर देंगे। तीसरी बात जो है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आने के साथ साथ इसमें हेनरीज कांस्टेंट जो आएगा, उस कांस्टेंट के फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। साथ में उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उसकी स्लोप टेंजेंट निकालेंगे। इसके बाद हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है इसके एप्लीकेशंस, क्योंकि किसी भी लॉ को उसके एप्लीकेशन साथ जब बताया जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे। वैसे जनरली 1 या 2 एप्लीकेशन बता दिए जाए तो चलता है, लेकिन मैं आपको इसके 4 एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें से आप कोई से भी सिलेक्ट करके 3 एप्लीकेशन बता सकते। स्टूडेंट, ये वीडियो स्लाइटली बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, और मैं आपको ये गारंटी आपको देता हूं कि इसका 1 मार्क भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा। सो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है हेनरीज लॉ। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन लिख के बताता हूँ स्टूडेंट, फिर समझाता हूँ कि इसके स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, एक वेसल है जिसमें मैंने सॉल्वेंट लिया है जो लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर मैं सॉल्यूट को गैसियस फॉर्म में उसमें लेकर उसको डिजॉल्व कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट जो है गैसियस फॉर्म में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपको इसके साथ से जो मेन लॉ है उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने इस हिसाब से बताया कि सॉल्वेंट को हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं और सॉल्यूट हमने गैसियस फॉर्म में लिया। अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ सॉल्यूट इज इन गैसियस फॉर्म, ये सॉल्यूट हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, एंड सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म, वो हमने लिक्विड फॉर्म में लिया, एट फिक्स प्रेशर द क्वांटिटी ऑफ गैस, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन लिक्विड बाय अप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। यानी कहने का मतलब, आप इस बात को ध्यान रखें, लॉ में भी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो गैस सॉल्युबल हो रही है उसमें सॉल्वेंट में, वो किस कारण हो रही है, उस पार्शियल प्रेशर के कारण जो गैस उस लिक्विड की, जो सॉल्वेंट है उस लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई करती है। यानी कहने का मतलब ये कि वो प्रेशर जो गैस खुद अप्लाई कर रही है सॉल्वेंट पर, उसी से वो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है। यदि वो अपना प्रेशर ज़्यादा रखेगी उस पर तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होगी, यदि उसका प्रेशर कम है तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी को भी कम कर लेती है। इस प्रकार से मैंने ये लिखा है कि द गैस सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड बाय अप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। अब
वो बात जो है टू मेक रिलेशन बिटवीन, ये दो बातों के बीच में रिलेशन बताने के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की कितनी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, और उस गैस ने कितना पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस पर जो सॉल्वेंट है उस पर लगाया, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हेनरी ने जो लॉ दिया उसे ही हम हेनरीज लॉ कहते हैं। तो ये यदि आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में डालते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। बोर्ड में खास करके इंट्रोडक्शन का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट। सो आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन उसको दे सकते हैं। होप स्टूडेंट आप इसे नोट कर रहे होंगे, और यदि आप नोट नहीं कर पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब हम हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। हेनरी लॉ क्या है? देखिए, मेन स्टेटमेंट जो बनेगा, मैं एक आपको इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट से आप पूरी तरह से उसके स्टेटमेंट को बना सकेंगे। देखिए, ये जो मैंने फैक्ट लिखा है इससे आप पूरा लॉ बना सकते। कुछ बुक्स में इस प्रकार से होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट। मैं बार बार एक बात स्टूडेंट रिवाइज कर रहा हूँ इसमें कि वो पार्शियल प्रेशर गैस खुद सॉल्वेंट की सरफेस पर अप्लाई करती है, वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं की जा रही कि हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। गैस जितना ज़्यादा प्रेशर उस सॉल्वेंट की सरफेस पे लगाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यदि मैं ऐसा सिंपल से कह दूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन यूनिट वॉल्यूम, या सिंपल ये कह दूँ कि सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, तो भी चलेगा। सो हम स्टेटमेंट को ऐसा लिखेंगे। कुछ बुक्स में इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। किस तरह से? द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूट गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन यूनिट वॉल्यूम। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाइस वर्सा आप चेंज करके भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसे बना के आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो ये हमारा इस प्रकार से लॉ बन जाता है। अब यदि हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले तो मैं राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर ही उसका मैथमेटिकल पार्ट बना रहा हूँ। तो पार्शियल प्रेशर विच इज पी is directly proportional, yes, solubility of gas in unit volume। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि solubility of जो गैस हो यूनिट वॉल्यूम वो है इसके मोल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको। द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ये भी सही माना जाएगा। स्टेटमेंट आप दोनों तीनों प्रकार से बना सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये इसका मैथमेटिक्स फॉर्म बहुत ही सिंपल है। तो पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ये यहाँ से हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसे मैं हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ले रहा हूँ KH। अब KH जो है कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट। सो यहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे KH इज हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट KH मिल गया हमको। इस हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी तो हम इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ प्रेशर है, वो प्रेशर के इक्वल है। ये तो मोल फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन होने के कारण इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। तो कुल मिला के बात ये कहने में आएगी कि KH की जो यूनिट होगी वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। सो इसकी यूनिट होगी या तो आप mm ले लें, या मरकरी ले लें, या बार ले लें, या किलो बार, जो भी यूनिट है जो प्रेशर की लेंगे वही हेनरीज कांस्टेंट की भी यूनिट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, हेनरीज कांस्टेंट को अब मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन एक ऐसा पॉइंट है जो एक अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को एनरिचनेस देता है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, तो कई स्टूडेंट्स को मैं ये पॉइंट जब बताता हूँ तो वो मेरे सामने क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें स्कूल में ये बात बताई नहीं गई। तो कई बार ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ के साथ साथ टीचर्स स्किप कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स स्किप करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा हो जाता है। तो स्टूडेंट, हम इसे ग्राफिकल एक्सप्रेशन के साथ देख लेते हैं। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दोनों फैक्टर्स ले रहा हूँ। एक तरफ तो हमारा पार्शियल प्रेशर है जो गैस उसमें अप्लाई कर रही है, और दूसरी ओर जैसे आप जानते हैं सोल्युबिलिटी है। तो वो हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि सोल्युबिलिटी को किस प्रकार से। तो जैसे मैं मान लो एक्स एक्सिस पे मैं वो मोल ले लेता हूँ
मोल ऑफ गैस इन लिक्विड, और यहाँ मैं वो पार्शियल प्रेशर ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे। चूँकि आपको ये पता है कि जैसे से मैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमने अभी हेनरीज लॉ में देखा कि पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो ये चूँकि प्रोपोर्शनेट है, तो यदि मैं पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जब हम इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे सो स्टूडेंट एक हमें स्लोप मिलेगा, एक स्लोप लाइन मिलेगी। तो इस स्लोप लाइन के लिए हम यदि एंगल या थीटा ले रहा हूँ मैं, और जैसे मैं आपको सिंपल बता दूँ कि यदि मैं इसको आगे देखता हूँ, मैं टेंजेंट निकालता हूँ इसकी, तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी विच इज़ टेन थीटा परपेंडिकुलर this one side which is equal to partial pressure, and base it stands for x of gas in liquid, tan theta partial pressure P, और ये टेंजेंट ही हमारा हेनरी कांस्टेंट है। तो यदि हम इसको यहाँ लेते हैं हेनरी कांस्टेंट को, के एच इक्वल टू पी ऑफ एक्स गैस इन लिक्विड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P इक्वल टू के एच एक्स गैस। ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन इसका हो जाता है स्टूडेंट्स। आई थिंक अब इसको करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्वेश्चन पर आता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इट कंटेंस ओनली 1 मार्क्स। को मैं फिर याद दिला दूँ कि जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए स्टैंड करते हैं तो यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि मैंने आपसे कहा कि हेनरीज लॉ नहीं, हेनरीज लॉ पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है JEE 2009 और आगे के एग्जाम्स में भी आया हुआ है, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट में सॉल्व कराऊंगा इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे अब मैंने ये एक्सप्रेशन आपको दिया, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि KH जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। KH, सबसे पहली बात यह है कि KH जो है द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस विच इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट विच इज लिक्विड, इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि मैं एक अपना चैनल बना दूं, उस पर आपको जैसे कोई गैस हो और उसके लिए एक पर्टिकुलर KH की वैल्यू क्या है और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे गैस में ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उसके लिए KH की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 33 होती है, 33 to 35। और दूसरी गैस में ले लेता हूँ हीलियम। जैसे आप जानते हैं एक इनर्ट गैस है, ऑब्वियसली एक्टिव तो नहीं होगी, तो हीलियम है, उसके लिए इसकी वैल्यू 144 के अप्रॉक्स होती है KH की वैल्यू, मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू KH एक्स गैस ऑफ लिक्विड। सो x की वैल्यू निकाले हम P अपॉन KH। यानी कहने का तात्पर्य है कि KH अपॉन में आ रहा है, यदि मैं KH की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, और KH की वैल्यू कम रखता हूँ तो KH की वैल्यू यदि कम हो रही है तो निश्चित है x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ आप देखें कि ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू 33 to 35 है, तो ये क्लियर हो रहा है कि KH की वैल्यू कम है 33 to 35। सो इसके लिए x की वैल्यू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, उसकी वैल्यू बढ़कर आएगी। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्लियर हो रहा है कि वो बढ़ के आ रही है, ज़्यादा आ रही है, यानी ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो रही है, तो रिज़ल्ट है कि ये सॉल्यूबल हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं हीलियम के लिए 144 वैल्यू, यदि बड़ी वैल्यू में यहाँ प्लेस करता हूँ तो x की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो लिक्विड में प्रेजेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है यानी उसमें सॉल्यूबल नहीं हो रही है, तो रिजल्ट आएगा इनसॉल्यूबल। सो हम इस पॉइंट को इस प्रकार से चैनलाइज करके भी हम समझ सकते हैं, और बेहतर तरीके से तो अब इसको स्टेटमेंट में डालना चाहें तो स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि KH एक्सप्लेन दैट KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वो पॉइंट हम इस मैथमेटिकल पॉइंट्स के रूप में लेंगे तो वो ज़्यादा एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ध्यान दें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जहाँ पर मैथमेटिकल जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये आपको
इसमें क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, हेनरीज कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? हमने फर्स्ट पॉइंट इसका देखा। अब इसका हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि हेनरीज कांस्टेंट और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो है स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेसल है और उसमें सॉल्वेंट है और जो डॉटेड पार्टिकल बना रहा हूँ वो इसमें डिज़ोल्व गैस है। यदि मैं इसे एक स्टैंड पे लेकर इस पर बर्नर से इसे हीट अप करूँ, तो आप जानते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स है वो लिक्विड की सरफेस से क्विट होकर बाहर की ओर वेपर फॉर्म में आने लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक्स गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। यानी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इसमें केएच की वैल्यू भी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। सो कहने का मीन ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलेंगे कि द टेम्परेचर अफेक्ट्स हेनरीज कांस्टेंट because as we increase the temperature of solution, so solubility of gases start to decrease and particles of gases comes out from the surface. So the KH, the value of KH or Henry's constant also increase parallel to temperature. So students, ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर ये KH डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ के बारे में जितने कुछ फैक्टर्स हमें जानने चाहिए थे, इंट्रोडक्शन था, उसके स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट के दोनों टाइप्स थे, साथ साथ में उसका ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन था, उसके बाद केएच की फाइंड करना वैल्यू, केएच के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, वो लगभग सारा हमने एक साथ स्कोर कर लिया। उसके बाद उसमें ऐसा कोई खास नहीं था। अब मेन बात जो आती है वो है इससे बेस्ट न्यूमेरिकल और इसके एप्लीकेशंस। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अंतर्गत हमें देखना है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जेईई में देखिए 2009 में इस पर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। मैं टिपिकल वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको मैं उस कॉन्फिडेंस पे ले आऊँ कि एक सिंपल क्वेश्चन भी यदि आपको आ रहा है एग्जाम में तो आप इस बेस पे उसको इस बिहाफ पे आसानी से कर सकें। सो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पर क्वेश्चन पढ़ने पहले न्यूमेरिकल के पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए उस न्यूमेरिकल को कम से कम 2 बार पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं जो उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। इस न्यूमेरिकल में भी वो बात आ रही है और मैं उसको बार बार आपको है बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पर हम गलत हो सकते हैं और कहाँ हमसे गलती हो जाएगी। सो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ KH फॉर नाइट्रोजन। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो नाइट्रोजन के लिए है 10⁵ ATM पर 298 केल्विन है। 10⁵ ATM है 298 केल्विन पर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। उसका एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। मतलब हमसे ये कहा है कि वो नाइट्रोजन जो है 10 मोल्स वाटर में डिजॉल्व है और उस समय उसका प्रेशर 5 ATM अप्लाई कर रही है उसकी सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। तो हमें जो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। बस यही वो मैं बात आपसे कह रहा था कि यहीं हमसे गलती हो जाएगी, क्योंकि हम यदि इन फैक्टर्स को देख लेंगे और हमसे क्वेश्चन में मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, वो कह रहा है इन एयर, यानी एयर में पहले उसको निकालना है हमें। तो एयर के लिए हमें उस सावधानी को रखना पड़ेगा। मैं उसको आपको पार्शियली बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे आप सबसे पहले हमें P ऑफ नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू P ऑफ टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन X। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक नई बात आ रही है, डाल्टन लॉ आ रहा है यहाँ पे। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। एयर में 0.8 उसका मोल फ्रैक्शन है। और फाइंड द मोल नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एयर दैट डिजॉल्व इन मोल्स ऑफ वाटर। इसको वाटर में डिजॉल्व है, तो हमको यहाँ Pn2 फाइंड करना है और P टोटल हमको क्या दिया हुआ है 0.8। द मोल फ्रैक्शन X की वैल्यू हमें दी है 0.8, तो हम उस X की वैल्यू पे 0.8 कर देते हैं, X ऑफ नाइट्रोजन। और P टोटल आप क्या देख पा रहे हैं, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास P टोटल
सो पी टोटल हमें ये दिख रहा है असल में वैल्यू ऑफ KH नाइट्रोजन इन इज 10 टू द पावर, लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो वाटर में डिजॉल्व होने पे वो कितनी वैल्यू बता रहा है 5 ATM है। मतलब वाटर में जब मैं डिजॉल्व करता हूँ तो नाइट्रोजन वाटर की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वही पी टोटल है, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व है और हमें एक्सटर्नली उसका एयर में निकालना है। तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो यदि मैं इसको इंटू करता हूँ तो विच इज़ 5 × 44.0, ये हमारा PATM ले लें हम, जो भी एक हमारी यूनिट ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स पहले ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि आप इसको ध्यान दें क्योंकि यहाँ गलती होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये 5 ATM। सो स्टूडेंट्स ये डाल्टन्स लॉ से हमने उस नाइट्रोजन के प्रेशर को निकाल लिया जो एयर में। तो अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास हेनरीज लॉ है, हम जानते हैं P(N2) = KH × X(N2), ये हमारा हेनरीज लॉ और ये डाल्टन्स लॉ हमने लगाया था यहाँ पे। अब P(N2) हमारी वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 4। और यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ KH फॉर N2 इज 10 टू द पावर 5 ATM। तो KH की वैल्यू हमें दी जा रही है 10 टू द पावर 5 ATM। सो 10 टू द पावर ऑफ X(N2), ये बात आपको अब समझ में आने लगी होगी कि हम X(N2) यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि अब X(N2) की यहाँ से क्वेश्चन में से वैल्यू डायरेक्ट ले लें, वो हमें निकालना है क्योंकि नाइट्रोजन वाटर में डिजॉल्व है। मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने। यदि मैं X(N2) की वैल्यू निकालता हूँ सो 4/10 टू द पावर 5 विच इज़ 4 × 10⁵, ये X(N2) की मेरे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब फिर बात वो आ रही है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें निकालना है फ्रॉम एयर दैट डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर इन एट 298 केल्विन एंड 5 ATM। चूँकि वो फैक्टर्स हमने सब इस्तेमाल कर दिया, हमको यहाँ से ये देखना है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारा X आ चुका है। अब हम मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन को देखें कि X(N2), तो आप जानेंगे कि N of N2 अपॉन N of N2 प्लस N of वाटर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन से ये होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको फिर एक बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ कि ये X(N2) तो हमारे पास ऑलरेडी है, N(N2) हमें फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास N(N2) मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विथ मोल्स ऑफ वाटर। सो बहुत ही कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन वाटर के साथ डिजॉल्व हो रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि N(N2) प्लस NW इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू NW, ये हम शो कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वैल्यू क्या हो रही है X(N2) जो हमारे पास है 4 × 10⁻⁻5, N(N2) वो हमें निकालना है क्योंकि उसने कहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और NW क्या है, देखिए आप क्या कहा है 10 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए आप 10 मोल्स ऑफ वाटर मतलब NW 10 है हमारे पास। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो N(N2) = 4 × 10⁻⁻5 × 10 पावर 1 लेंगे। सो N(N2) = 4 × -5 + 1 पावर प्लस हो रही, N(N2) = 4 × 10⁻⁻4 मोल। सो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। सो स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस हेनरीज लॉ का एक लास्ट पॉइंट है। इसमें एप्लीकेशंस जो है 1 मार्क में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके 2 या 3 एप्लीकेशंस बताऊंगा जो मोस्टली पूछे गए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम समझ भी लें क्योंकि इनके आंसर्स के बजाय इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहला हम एप्लीकेशंस का देखते हैं। एप्लीकेशन में पहला कहा गया है वाई एक्वाटिक स्पेशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, कि कोई भी एक्वाटिक स्पेशीज़ जो होती हैं जैसे मैरीन लाइव्स होती हैं, जितनी फिशेस वगैरह होती हैं वो पानी में, ठंडे पानी में ज़्यादा सेफ़ होती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं। ऐसा क्यों है? सो सिंपल स्टूडेंट्स डियर, हमको यहाँ पे मालूम है कि हम जानते हैं हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग
जो KH मिलता है हमें वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होता है, क्योंकि ये हमने फैक्टर पढ़ा है KH किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। हेनरीज लॉ से हमने KH को लिया है और वो किस बात पर डिपेंड करता है, उस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होता है। और हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि KH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, जो गैस के मोल फ्रैक्शन के जो लिक्विड में प्रेजेंट होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ KH की प्लेस पे मैं इस T की वैल्यू, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनेट है तो मैं KH की प्लेस पे T भी लिख सकता हूँ। सो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/x ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मैं x की वैल्यू यदि यहाँ फाइंड करना चाहूँ, सो x गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये फैक्टर मुझे मिल रहा है यहाँ पे, आप देखिए। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल आंसर है इसका। थ्योरेटिकल आंसर तो है, लेकिन यदि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड में आ रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप नहीं देते और सिंपल थ्योरी दिखते हैं तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको आधा मार्क भी नहीं मिल पाएगा। सो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप उसका मैथमेटिकल लॉ से रिलेटेड फैक्टर्स सारे बता दें ताकि उसको बात समझ में। अब इसके बेस पे हम उसकी लैंग्वेज को बनाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे इसने कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मोल फ्रैक्शन घटने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, और टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करता हूँ तो एक्स ऑफ गैस वो बढ़ने लगते हैं। और आप जानते हैं कि सिंपल जो सील या फिर जो रिवर्स होती हैं, अब जो भी जहाँ पे जल स्रोत है, जहाँ पे पानी होता है और उसमें लाइव्स होती हैं, एक्वाटिक स्पीशीज़ होती हैं, उनको ज़रूरी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो इनहेल करती है। तो यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बात की जा रही है या एक्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ अपन यह देखें कि एक्स ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम इस फैक्टर से देखें तो इफ T इंक्रीजेस एक्स ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है कि टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वो एक्वाटिक जो स्पीशीज़ है वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो जिंदा रहेगा उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस मेन बात पे थे कि हम टेम्परेचर को जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ जितना होगा वैसे वैसे XO2 बढ़ने लगेगा, और XO2 जब बढ़ने लगेगा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इंक्रीज होने लगेगा, जिससे वो स्पीशीज़ है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगा और वो कंफर्टेबल फील करेंगे। सो सेंटेंस इतना ही बनना चाहिए कि फ्रॉम दैट फैक्टर इफ़ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग सो डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस start to increasing. That's why the marine lives or the aquatic species feel comfortable in cold water. So students, हेनरीज लॉ का एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास है जो 2 मार्क्स में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो वो 2 मार्क्स में इसका कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। इसमें एक नया वर्ड भी आ रहा है स्टूडेंट्स, एनोक्सिया, जो एक मेडिकल टर्म है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि हेनरीज लॉ केमिस्ट्री से वो टर्म कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ देखें आप, व्हेन क्लाइंबर्स रीचेस एट हाई एल्टीट्यूड, जब पर्वतारोही जो क्लाइंबर्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पहुँच जाते हैं तो दे सफ़र एनोक्सिया हुआ है, वो ऐसा क्यों फील करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूँ कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति हिल एरियाज़ में पहुँचता है और वो तो वहाँ जैसे से वो एज उसकी हाइट मतलब उसके एल्टीट्यूड जब बढ़ते आते हैं तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है, यानी प्रेशर नीचे जो लेवल में होता है जैसे से हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बिल्कुल कम होने लगता है। आप देख रहे हैं तो प्रेशर जब कम होने लगता है तो प्रेशर कम हुआ है तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू X। प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन जो गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है उसके प्रोपोर्शनेट होता है। तो यहाँ पर मैं फिर वही बात करूँ कि यहाँ पे X ऑक्सीजन या ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे से ऊपर जा रहे हैं, एज वी आर राइजिंग अप एंड वी आर गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड सो प्रेशर गोइंग टू डिक्रीज, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की लेवल भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, और ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज होगी सो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस। वो ऑक्सीजन लेवल ब्लड का डिक्रीजेस होता है विच कॉज
व्हेन ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, प्रेशर कम हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी से ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस इट कॉज मेंटल कन्फ्यूजन एंड टायर्डनेस, एंड दिस फिनोमिना, दिस मेडिकल टर्म इज नोन एज एनोक्सिया. सो दिस इज नोन एज एनोक्सिया. सिंपली हमें इन दो फैक्टर्स पे इस क्वेश्चन को ओरिएंट करना है जिससे ये क्लियर हो जाता है. सो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा छोटा था लेकिन इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ ये है कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीज़ होंगे और वो मेंटल कन्फ्यूजन और टायर्डनेस को हमारी बॉडी में ऑकर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमें जो कंडीशन बनेगी उसको हम एनोक्सिया कहेंगे. सो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिजेज व्हेन कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर बॉटल इज ओपन. हम देखते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह को लेते हैं, उसको जैसे हम उसको ओपन करते हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक प्रकार से गैस ऊपर से एक सीइंग साउंड के साथ बाहर आने लगता है. सो वो रीज़न क्या है वो हमें हेनरी लॉ से ही एक्सप्लेन करना है यहाँ पर. सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल देखते हैं तो उसको जब पैक किया जाता है, उसमें जब कंटेंट रखा जाता है, उस कंटेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसमें डिज़ोल्व किया जाता है तो उस समय उसको एक प्रेशर के साथ अंदर डिज़ोल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि गैस जितना प्रेशर लिक्विड के ऊपर डालेगी सॉल्वेंट के उतनी वो डिज़ोल्व होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट 2.5 एटमॉस्फेरिक से लेके 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको गैस पर अप्लाई किया जाता है ताकि वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाए. तो यहाँ आप समझ गए कि इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर अप्रॉक्सीमेट 2.5 से लेकर 4 एटीएम तक का कोई प्रेशर हो सकता है, और हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेट 1 एटीएम है. तो जैसे हम इस बॉटल को ओपन करते हैं तो ओपन करते से इसके अंदर जो प्रेशर है, अब यहाँ प्रेशर कितना है 1 एटीएम है, यहाँ था 2.4 से 4 और यहाँ 1 एटीएम. अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू गैस डिजोल्व. सो जो प्रेशर यहाँ पे था ज़्यादा था तो वो उसमें डिज़ोल्व कर रही थी, उसके मोल फ्रैक्शन जितने थे वो डिज़ोल्व कर रहे थे. लेकिन जैसे प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, आप देख रहे हैं 1 एटीएम हो गया, 2.5 से या 4 से डिक्रीज़ होकर 1 एटीएम, ये प्रेशर डिक्रीज़ हो गया. अब प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो एक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये डिक्रीज़ हो गया इसका मतलब ये है कि गैस इसमें से बाहर की ओर आने लगेगी और एक झाग बनाती हुई बाहर आ जाएगी. इसलिए कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिजेज when cold drink or soda water bottle is opened. So simply we will say packed bottle, at the packed bottle of in the packed bottle of soda water or cold drink, the carbon dioxide present with the high pressure about 2.5 atm to 4 atm. But as soon as we open the bottle in atmosphere, so at that time the pressure of atmosphere it's only 1 atm, which decreases according to Henry's law. When pressure decreases, the mole fraction dissolve in soda water also decreases, so the gas come out. So I think student ये आपको समझ में आ गया होगा. So students, हेनरी लॉ से रिलेटेड एक हमारा एप्लीकेशन और भी है जो इस प्रकार से कि फॉर डीप सी डाइवर्स हीलियम गैस मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स. जो डीप डाइवर्स होते हैं वो काफ़ी गहराई तक पानी में जाते हैं, काफ़ी डेप्थ तक चले जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में जो होती है उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए जाते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट प्योर ऑक्सीजन नहीं होता स्टूडेंट्स. उसमें मतलब काफ़ी पहले की बात है जब डाइवर्स को जब भेजा जाता था उसमें नाइट्रोजन मिक्स की जाती थी. लेकिन वो नाइट्रोजन क्या करती थी, नाइट्रोजन जैसे से नीचे जाती है, कोई भी गैस होगी, चाहे हीलियम होगी चाहे नाइट्रोजन होगी, वो गैस ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स होकर नीचे जा रही है तो हम जानते हैं कि नीचे सी में काफ़ी जब नीचे चले जाते हैं हम लोग काफ़ी गहराई में, एज वी गो वेरी डीपली, सो प्रेशर जो होता है वो बहुत बढ़ने लगता है. और ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 200 मीटर्स यदि हम विदाउट प्रोटेक्टिंग जैकेट डेप्थ में चले जाएं तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि हमारी बॉडी को क्रैक कर देता है और हमारी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम तो हमारे मेन फैक्टर, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो हेनरीज लॉ से रिलेटेड है, तो वहाँ यदि हम हेनरीज लॉ वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ फुल मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होती है. सो हाँ, आपको पहली बात तो ये इस्तेमाल करना ही होगी
कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो गैस ब्लड में डिज़ोल्व होना बढ़ने लग जाएगी। तो ऑक्सीजन कम्प्लीटली हमारा सिस्टम बॉडी का ऐसा है कि एब्सोल्यूट प्योर ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में इनहेल नहीं कर पाते, उसके साथ गैस एक एडिशनली मिक्स होना चाहिए। तो पहले नाइट्रोजन इसमें मिक्स करके दिया जाता था। अब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन ब्लड में डिज़ोल्व होने लगेगी, और ब्लड में डिज़ोल्व होने लगेगी। वो जब तक डेप्थ में है, काफ़ी गहराई पे है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे वो बंदा ऊपर आएगा तो वो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी से इजीली बाहर आएगी, लेकिन नाइट्रोजन इजीली बाहर नहीं आ पाएगी। वो क्या करेगी, हमारी जो कैपिलरीज है, जो ब्लड को इधर उधर सर्कुलेट कर रही है, ले जा रही है, उसमें बबल्स और क्लॉट बना देती है, जो बहुत ही पेनफुल होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को हटाकर उसकी प्लेस पे हीलियम को मिलाया गया, क्योंकि हीलियम जो होती है इनर्ट गैस है, जो रिएक्ट नहीं करती है और इससे बबल्स या कोई पैनिक कंडीशन को प्रोड्यूस नहीं करती है। इसलिए प्रेशर के बढ़ने के बाद भी हीलियम इनर्ट बनी रहती है और उस डाइवर को बाहर आने के बाद कोई पेन नहीं होता है, इसलिए उसमें हीलियम मिक्स की जाती है। स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ का ये टॉपिक अब एंड होता है। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं मैं। सो स्टूडेंट्स, यदि इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID दी हुई। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल नया है, इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और अधिक मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन वीडियो ला सकूँ। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।